बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। इसमें हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है बच्चे, जिस तरह आपने इस शुरू में डिफरेंस पढ़ा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम में, जो कि कंट्रोल होता है थ्रू केमिकल्स। ठीक है, तो ये स्टार्ट होने लगा है एंडोक्राइन सिस्टम। इस एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो किस तरह से डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज कंसनट्रेशन है, रिब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। ठीक है, इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बॉडी को ज़रूरत होती है हार्मोन्स की। ठीक है, जो कि रिलीज़ होते हैं थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम। आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं? ये कम्युनिकेट करते हैं थ्रू केमिकल्स। और केमिकल्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक मैसेंजर होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं और सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में वो बनते भी हैं और वहीं से सिक्रीट होते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है? ये डक्टलेस होते हैं। ठीक है, ये किसी डक्ट में से नहीं गुजरते, ये डायरेक्ट ब्लड में आते हैं और ब्लड स्ट्रीम से उस टिश्यू या ऑर्गन तक जाते हैं जहाँ पे इन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो जिस तरह शुरू में आप एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं कि क्या है वो सिस्टम है जो कि केमिकल्स के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू अपनी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। ये केमिकल्स और हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कौन सा। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है बेसिकली पी शेप ग्लैंड होता है और ये अटैच होता है हाइपोथैलेमस में, ब्रेन में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? इसने अपना फंक्शन, इसलिए खुद तो कुछ हार्मोन रिलीज़ करता है, लेकिन इसका जो मेजर फंक्शन है वो दूसरे ग्लैंड्स को भी इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो अपनी सिक्रीशन कर सके। ठीक है, ये एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है, ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है, इन ग्लैंड्स को ये कंट्रोल कर रहा होता है ताकि ये भी अपने हार्मोन रिलीज़ करें। इसके अलावा ये ख़ुद भी अपने कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो लोब्स हैं, एक है इंटीरियर लोब और दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर लोब जो हार्मोन रिलीज़ करता है वो उसका नाम है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, ये सोमैटोट्रोफिन हार्मोन्स जो है ये बेसिकली आपकी ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे थे। अगर ये ड्यूरिंग ग्रोथ इनकी जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है कम रिलीज़ हो तो बॉडी जो होती है वो क्या जो हो जाती है वो ड्रॉफिज़म हो जाती है, जिसमें उसकी जो आपने अक्सर बच्चे देखे होंगे जिनका कद छोटा होता है। ठीक है, ड्रॉफिज़म हो जाती है जब जो है वो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन ड्यूरिंग ग्रोइंग एज में कम रिलीज़ होता है। ठीक है, अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन ड्यूरिंग एज जो है वो ज़्यादा रिलीज़ हो, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो उनकी, तो गिग्नास्टिज़म आ जाती है, जिसमें वो उनका वेट और उनकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से वो ज़्यादा हाइटेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर ग्रोइंग एज के बाद भी सोमैटोट्रोफिन हार्मोन रिलीज़ होते रहे तो फिर वो एक्रोमेगली करवाते हैं। ठीक है, एक्रोमेगली क्या होता है? जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स साइज़ में बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा जो एक्सट्रीम्स होती है, आपके हाथ और जो टांगे वगैरह होती हैं, जॉ बोन्स होती हैं, वो उनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन है। इसके 3 डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एक होता है ड्रॉफिज़म। ड्रॉफिज़म कब होता है? जब ड्यूरिंग ग्रोइंग एज जो कम रिलीज़ हो। ठीक है, गिग्नाटिज़म कब होता है? जब ड्यूरिंग ग्रोइंग एज ये ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो। और एक्रोमेगली क्या होता है? आफ्टर ग्रोइंग एज जब ये प्रोड्यूस होता है ये इंटरनल ऑर्गन की लेंथ को इंक्रीज़ कर देते हैं, साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन का ये काम है। ठीक है, इसके अलावा सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। इसमें आपने और ये जो इसके 3 डिसऑर्डर्स हैं ये भी अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसका दूसरा हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम है? इसने थायराइड हार्मोन को इन्फ्लुएंस करना होता है, उसको जो है ना कंट्रोल करना होता है अपनी उसकी प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स के लिए। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है क्या करना है, इसने थायराइड को स्टिमुलेट करना है ताकि वो अपने हार्मोन्स को रिलीज़ कर सके। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इसके अलावा ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे भी इन्फ्लुएंस करता है और इसके अलावा ये एड्रीनल ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, पोस्टीरियर लोब जो है। ठीक है, नेक्स्ट इंटीरियर लोब। नेक्स्ट है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब जो है वो
जो ग्लैंड स्टोर और रिलीज़ करता है वो है ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रिन का दूसरा नाम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, ठीक है। ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन आपकी किडनी में होता है, ठीक है, और ये कंट्रोल करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। आपने वो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है ना कि नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, ठीक है। जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ जो उसकी रीनल ट्यूब्यूलर से जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रही होती है वो वेजोप्रिन के थ्रू ही हो रही होती है, ठीक है। वेजोप्रिन क्या करता है, जब ये वेजोप्रिन हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो इसने क्या करता है, ये अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। इंक्रीज़ कर देता है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी फ्रॉम नेफ्रॉन इनटू द ब्लड, ठीक है। वेजोप्रिन क्या करता है, जब बॉडी में जो पानी की कमी होती है तो वेजोप्रिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीअब्सॉर्ब होता है नेफ्रॉन से, ब्लड में पानी की जो अमाउंट है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। अगर वेजोप्रिन ज़रूरत से कम प्रोड्यूस होता है, ज़रूरत से कम प्रोड्यूस होता है तो फिर क्या कहते हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं करवा पाते, ठीक है। वाटर नेफ्रॉन से ब्लड में नहीं जा पाता, यूरिन में जो वाटर की क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की वजह से, जिनकी कम प्रोडक्शन की वजह से यूरिन नेफ्रॉन से पानी ब्लड में नहीं जा पाता, ठीक है, और यूरिन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है, ठीक है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हार्मोन जो है इंटीरियर लोब का वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, इसने यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है। बर्थ के दौरान जो है ना वो मदर यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके अलावा ये मिल्क इंजेक्शन में भी को भी कंट्रोल करता है इन मदर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड नेक में प्रेजेंट होता है लैरिंग्स के नीचे, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को अपना हार्मोन्स थायरॉक्सिन रिलीज़ करने के लिए ज़रूरत होती है आयोडीन की, ठीक है। ये आप 9th चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो आयोडीन की प्रेजेंस में जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो साइज़ में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन को कहते हैं ग्वाइटर, इस डिसऑर्डर को कहते हैं ग्वाइटर, ठीक है बच्चे। अब थायरॉक्सिन हार्मोन जो रिलीज़ होता है वो एक्चुअली बेसिकली क्या करता है, ठीक है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये कंट्रोल करता है आपकी ये फूड की ऑक्सीडेशन करवाता है, बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। दो कंडीशंस हैं, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज़ होते हैं। जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज़ होगा तो एनर्जी प्रोडक्शन भी डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया थायरॉक्सिन क्या करता है, आपकी एनर्जी प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन कम होगी, उसके अलावा क्या होगा, हार्ट बीट स्लो होगी, ओके। दूसरी कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होगा, थायरॉक्सिन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा होंगे, ठीक है। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी, स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी, और हैंड्स जो है वो शिवर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो है इसके अलावा एक और हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे कहते हैं कैल्सिटोनाइन। कैल्सिटोनाइन जो है बेसिकली क्या करता है, ये जो है कंट्रोल करता है कैल्शियम आइंस के, ठीक है। कैल्शियम आइन को क्या करता है, ये ब्लड से लेके जाता है बोन्स में, ठीक है। कैल्शियम आइन को ब्लड से बोन्स में लेके जाता है, ठीक है। ये रिब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करता है फ्रॉम ब्लड टू बोन्स, ठीक है। ब्लड में जितना कैल्शियम एक्स्ट्रा होता है वो जो कैल्सिटोनाइन है वो कहाँ ले जाता है, उसको बोन में दोबारा ले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये बेसिकली थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे होता है, पिछली तरफ होता है, ठीक है। और ये हार्मोन जो रिलीज़ करता है पैराथायराइड ग्लैंड जो है पैराथार्मोन जो है ग्लैंड हार्मोन रिलीज़ करता है। ये पैराथार्मोन जो है इसने क्या करता है, ये भी कैल्शियम को अब्जॉर्व कराता है फ्रॉम बोन टू ब्लड, ठीक है। जो कैल्सिटोनाइन है उसने कैल्शियम को लेके जाना होता है ब्लड से बोन में, और पैराथार्मोन जो है उसने कैल्शियम को लेके जाना होता है बोन से ब्लड में, ठीक है। अगर पैराथार्मोन हार्मोन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे तो ज़्यादा कैल्शियम के जो सॉल्ट्स हैं वो आएंगे बोन से ब्लड में, जिसकी वजह से जो बोन्स हैं वो बिटर हो जाएंगे, ठीक है। अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो तो कम पैराथार्मोन हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, तो इस वक्त क्या होगा कि ब्लड में जो है वो कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, और ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल कम होगा तो टेटनी हो जाएगी, जिसमें मसल्स की ये डिसऑर्डर, मसल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि मसल्स को भी अपने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आपने याद रखना है। कैल्सिटोनाइन जो है उसने कैल्शियम को लेके जाना होता है
ब्लड से बोन में, और पैराथार्मोन ने जो है वो ब्लड को लेके कैल्शियम को लेके जाना होता है बोन से ब्लड में, ठीक है। अगर पैराथार्मोन ज़्यादा होगा तो बोन्स में विटल हो जाएंगे, और पैराथार्मोन अगर कम होगा तो टेटनी हो जाएगी। किसकी टेटनी क्यों होगी? क्योंकि ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, बोन से कैल्शियम ब्लड में नहीं आ पाएगा, ठीक है, और मसल्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड जो है ये आपकी किडनी में होता है, किडनी पे के ऊपर होता है, और इसके दो पोर्शंस होते हैं, ठीक है। एक होता है एड्रीनल और दूसरा होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स होता है और दूसरा होता है मेडुला, ठीक है। जो एड्रीनल मेडुला होता है वो सिक्रीट करता है हार्मोन एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन को आपका जो है वो इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये आपकी इमरजेंसी सिचुएशंस में आपकी स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन और एड्रीनल ग्लैंड को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये एड्रीनल मेडुला से रिलीज़ होता है, ठीक है। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये रिलीज़ करती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये क्या करता है? वाटर एंड साल्ट को बैलेंस रखता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो है ग्लैंड है पेंक्रियास, ठीक है। पेंक्रियास जो है वो इसके दो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। पेंक्रियास का एक आधा पोर्शन जो होता है वो डक्टेड होता है, ठीक है। डक्टेड होता है मीन्स उसके अंदर से जो है वो एंजाइम रिलीज़ होते हैं, और ये एंजाइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं जो कि डाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और इसका आधा पोर्शन जो होता है पेंक्रियास का वो होता है डक्टलेस होता है, वो उसमें एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, ठीक है। जो उसका डक्टलेस पोर्शन होता है जिसमें एंडोक्राइन सेल्स होते हैं उसे कहते हैं आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। ये आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, इसमें आपने बताना है पेंक्रियास का हाफ पोर्शन जो डक्टलेस होता है जिसमें एंडोक्राइन सेल होते हैं उसको आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ठीक है। ये आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस जो है वो दो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, एक होता है ग्लूकागोन और दूसरा होता है इंसुलिन, ठीक है। ग्लूकागोन का काम क्या है? जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है जब कम हो जाना तो ग्लूकागोन ने क्या करना है? लिवर में जो ग्लूकोज स्टोर हुआ है ग्लाइकोजन की फॉर्म में उस ग्लूकोज को उसने ब्लड में ले आना, ठीक है। और इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम क्या है? जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए तो इंसुलिन ने रिलीज़ होकर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ब्लड से ले जाना है लिवर में स्टोर कर देना, ठीक है। अगर जो है आपका पेंक्रियास जो है वो डैमेज हो जाए, प्रॉपर फंक्शनिंग ना कर पाए तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए और इंसुलिन की प्रोडक्शन ना हो पाए तो इस कंडीशन कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिटस, ठीक है। अब आपने पीछे पढ़ी है डायबिटीज़ इंसिपिटस वो थी ड्यू टू वेजोप्रिन, ठीक है। और ये जो होती है ये होती है डायबिटीज़ मिलेटस, ठीक है। डायबिटीज़ मिलेटस क्या है? जब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो पाती और ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, इसे कहते हैं डायबिटीज़ मिलेटस। और डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या था? जब वेजोप्रिन की जो है वो प्रोडक्शन नहीं हो पाती जिसमें यूरिन की जो है वो ज़्यादा बॉडी से रिलीज़ होता है उसे कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। ये दोनों डायबिटीज़ का जो डिफरेंस है ये भी आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अब डायबिटीज़ मिलेटस को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट की जाती है, ठीक है, पेशेंट्स में, ठीक है। पहले जो थी एनिमल इंसुलिन यूज़ की थी लेकिन अब बैक्टीरिया के थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन जो है वो बनाई जा रही है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलेटस की वजह से इसके अलावा आपने बताना है कि वेट लॉस हो जाता है, मसल्स की वीकनिंग हो जाती है, टायर्डनेस हो जाती है पेशेंट्स में, ठीक है। जो हमारा लास्ट ग्लैंड है वो है गोनेड्स, ठीक है। गोनेड्स बेसिकली जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको कहते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। टेस्टिस एंड ओवरीज जो मेल्स में फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, जो टेस्टिस हैं जो टेस्टिस सिक्रीट करते हैं, जो मेल ऑर्गन है वो रिलीज़ करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर को डेवलप करवाता है जिसमें फेशियल हेयर होते हैं और उनकी जो आवाज़ होती है उसको डिफरेंट करता है, ठीक है। और जो फीमेल जो गोनेड्स हैं ओवरीज हैं वो सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल सेकेंडरी करैक्टर्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जिसमें आपकी बॉडी में हर फंक्शंस कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है, इसमें आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी रेगुलेटेड है, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटली जो है ना वो जो बॉडी जो है उसको में जो है ना एंडोक्राइन फंक्शन जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है। कांस्टेंट रिलीज़ नहीं हो रहे होते सारे हार्मोन, जब उनकी ज़रूरत होती है वो उस वक्त रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और जिस सिस्टम के थ्रू ये आपके ग्लैंड जो है वो कंट्रोल हो रहे होते हैं उसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज़्म की डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेस को उसी के आउटपुट से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज़्म की डेफिनेशन क्या है? किसी भी प्रोसेस को उसके आउटपुट से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। दो तरह के फीडबैक होते हैं, एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म।
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में क्या होता है कि वो जो रिज़ल्ट और आउटपुट होता है ना वो अपने प्रोसेस को कम कर देता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव फीडबैक होता है उसमें क्या होता है, जो आउटपुट होता है वो प्रोसेस को ज़्यादा कर देता है, ठीक है। एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया नेगेटिव फीडबैक में इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन की, ठीक है। अब इंसुलिन क्या करता है, जब आपकी बॉडी में ब्लड की प्रोडक्शन ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो ये आउटपुट होता है, ठीक है। ग्लूकोज लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है और इंसुलिन क्या करती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर देती है। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होना है तो आउटपुट जो है वो क्या करेगा, वो आपके ग्लूकोज इंसुलिन की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, आउटपुट ने किसी भी प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है, ठीक है। और ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करके नॉर्मल करते हैं। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल होती है ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट जो थे उन्होंने अपने प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, ठीक है। इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, सकलिंग एक्शन जो होता है, जब जो बच्चे जो है वो जो है मिल्क को सक कर, जैसे जैसे सकिंग प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे जो है मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है और मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें क्या होगा कि प्रोसेस जो आउटपुट है उसने जो है हार्मोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। इंक्रीज़ कर दिया। सकिंग प्रोडक्शन जैसे जैसे ज़्यादा हो रही है, सकिंग एक्शन जितना ज़्यादा हो रहा है मिल्क प्रोडक्शन भी उसी तरह से ज़्यादा हो रही है, मीन्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसी तरह से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसने अपने आउटपुट को क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया, हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, ठीक है बच्चे। और मैकेनिज़्म के ये फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है, किसी भी एक प्रोसेस के आउटपुट जो उसका रिज़ल्ट होता है ना वो ही अपने फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डिसऑर्डर्स की। जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं वस्कुलर डिसऑर्डर्स और दूसरे होते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर्स, ठीक है। वस्कुलर डिसऑर्डर में क्या होता है, ब्रेन के किसी पार्ट को जो है ना ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही होती, ठीक है। और जो फंक्शनल डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस में की जनरेशन और उनकी ट्रांसमिशन में जो है वो मसला आ जाता है, ठीक है। पैरालिसिस, ये पैरालिसिस जो है ये वस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन के किसी पार्ट में जो है वो ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हो जाती है, ब्लड वेसल्स में हो जाए, या पोलियो किसी पॉइजन की वजह से हो जाती है, या स्ट्रोक हो जाए, ठीक है। डैमेज कोई पोर्शन हो जाए तो उस वजह से ब्लड तक रक्त, जिस तरह ब्लड वेसल्स या स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है तो वहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, ठीक है। इससे क्या होती है, पैरालिसिस हो जाती है। और पैरालिसिस जो होती है वो बेसिकली आपकी लिम्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। लोअर लिम्ब अक्सर अफेक्ट होती हैं जिसमें वो मूव नहीं कर पाती हैं, और कभी कभी आपके चारों लिम्स मतलब दोनों कभी कभी पेशेंट की जो चारों लिम्स होती हैं मतलब दोनों टांगे और दोनों हाथ जो हैं वो मूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये पैरालिसिस होती है, ठीक है। दूसरा है एपिलेप्सी। एपिलेप्सिस जो है बेसिकली इसमें क्या होती है, आपकी जो नर्व इम्पल्सिस होती है ना वो जो है ना अनकंट्रोल उनकी प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। एक्सेसिव डिस्चार्ज हो जाता है, ज़्यादा नर्व इम्पल्सिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होने लग पड़ती हैं। तो इसमें जैसे ही जब नर्व इम्पल्सेस ज़्यादा डिस्चार्ज होते हैं तो वो सीजर्स हो जाए, ठीक है। जो आपने सुना होगा वो जो दौरे पड़ जाते हैं ना वो स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को एपिलेप्सिस में, ठीक है। और जो सीजर्स होते हैं उनको बेसिकली इनको कंट्रोल किया जाता है, इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। इनको कंट्रोल किया जाता है अगर ड्यूरिंग बिफोर 40 एज हो तो ये बेसिकली जेनेटिक एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान जो है ना सीजर्स होते हैं, ठीक है। अगर जो है आफ्टर 40 एज के बाद भी अगर एपिलेप्सी होती है तो इसमें इसकी जो वजह हो सकती है या तो ट्यूमर हो सकता है या कोई ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। ट्यूमर, ट्रॉमा या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो इस वजह से होते हैं आफ्टर 14। बिफोर 14 जो है ये जेनेटिक या डेवलपमेंट प्रोसेस की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। एपिलेप्सिस का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, इनके जो सीजर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन ली जाती हैं और प्रिवेंशन मेजर्स किए जाते हैं। जो मेडिसिन ली जाती हैं उसको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अपना 4th जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़।